Hello everyone. Right, so let's do a revision of the CA inter audit. So when we start learning the subject, when we start studying the subject for the first time, what curiosity we have, what understanding we have for the subject, बिल्कुल वैसा हो जाता है one day before the exam के हमें अभी सारा कुछ फिर से देखना होता है, सारा कुछ फिर से समझना होता है, सारा कुछ हमें याद रखना होता है. तो हम लोग देखते हैं कि कौन से वो important chapters है, उनमें कौन से important questions है, कौन से technical words मुझे आना चाहिए, कहाँ पे इंस्टीट्यूट एमसीक्यू पूछ सकती है. ऐसे करके इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पूरे सब्जेक्ट का ओवरव्यू रिवीजन करने की कोशिश करेंगे. ओके राइट, तो लेट्स बिगिन विद आवर रिवीजन फॉर द सीए इंटर ऑडिट. ओके राइट, तो सबसे पहले चैप्टर है चैप्टर रिगार्डिंग नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट. इसमें से हमें पता है कि जनरली क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट, फिर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर, फिर इसके अलावा क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग द अश्योरेंस एंगेजमेंट, the standards, and what are the different types of the standards issued by the ICAI: standard on quality control, standards on auditing, standards on review engagement, standards on assurance engagement, and the standards on the related services. फिर overall objectives के related और एक important question है which is reasonable assurance is a high level of assurance but not an absolute assurance. Okay right, तो ऐसे करके हाँ एक से दो questions एग्जाम में देखे जाते हैं from the chapter number 1 जो है nature, objective and the scope of audit. फिर ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट प्रोग्राम, इसमें से भी अराउंड एक आध क्वेश्चन तो एग्जाम में आ ही जाता है, एक थियोरी प्लस एमसीक्यू पार्ट ऑफ द पेपर. सो ऑडिट स्ट्रैटेजी के एडवांटेजेस क्या है और ऑडिट स्ट्रैटेजी के फैक्टर्स क्या है, ऑडिट प्लानिंग के एडवांटेजेस क्या है, ऑडिट प्लानिंग के फैक्टर्स क्या है. फिर उसके बाद दी फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज के ऑडिट प्लानिंग करने के पहले भी क्या प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होगी. और फिर एक ऑडिट प्रोग्राम के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि मीनिंग ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, इवॉल्विंग वन ऑडिट प्रोग्राम, असिस्टेंट एनकरेज टू कीप एन ओपन माइंड. देन आफ्टर दैट ऑडिट प्रोग्राम डिजाइन टू प्रोवाइड द ऑडिट एविडेंस, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, कंस्ट्रक्टिंग डेवलपिंग एन ऑडिट प्रोग्राम. ओके राइट, फिर इसके बाद है चैप्टर रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल. तो रिस्क असेसमेंट जिसमें हम बात करते हैं मेनली एसए 315, 330 और ऑडिट रिस्क, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क, सैम्पलिंग रिस्क, नॉन सैम्पलिंग रिस्क, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट, इंटरनल कंट्रोल, डेफिनेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, आर कंट्रोल्स रेलिवेंट टू द ऑडिट, देन एब्सोल्यूट डिटेरेंट टू फ्रॉड, है ना. तो ये सारा डिस्कशन है रिगार्डिंग रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल. तो ये वाला चैप्टर थोड़ा ज्यादा टेक्निकल हो जाता है और इसका रिलेटिवली एग्जाम में वेटेज कम है एज कंपेयर टू कि ये जो पहले दो चैप्टर्स है ये रिलेटिवली छोटे हैं साइज में पर इनके एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं. बट ऑब्वियसली क्या हमें रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल का चैप्टर भी करना चाहिए? बिल्कुल भी यस. ओके राइट, फिर आता है एक बड़ा ही डायनामिक एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है ऑडिट एविडेंस के बारे में, क्योंकि इसमें डिस्कशन किया हुआ है मैक्सिमम ऑफ दी 500 सीरीज के बारे में. तो 500 ऑडिट एविडेंस जिसमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, डेफिनेशन ऑफ ऑडिट एविडेंस. देन आफ्टर दैट दी सफिशिएंसी रेफर्स टू दी क्वांटिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग दी सफिशिएंसी. देन एप्रोप्रिएटनेस रेफर्स टू दी क्वालिटी, क्वालिटी मीन्स रेलिवेंट एंड रिलायबल. फिर रिलायबल के बारे में प्रिंसिपल्स यूजफुल इन असेसिंग दी रिलायबिलिटी ऑफ दी ऑडिट एविडेंस के बारे में क्वेश्चन है. फिर सिलेक्टिंग आइटम्स फॉर टेस्टिंग टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस. फिर मैनेजमेंट एक्सपर्ट के बारे में बात की गई है. फिर एसर्शंस के बारे में, एसर्शंस फॉर अकाउंट बैलेंसेस, क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन एंड प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर, है ना. तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट, तो ये सारा डिस्कशन है एसए 500 में. 7 मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस, ICAIORR, इंस्पेक्शन, कंफर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस. फिर ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, रिस्क assessment procedures, further audit procedures, test of control and substantive procedures, है ना. तो ये सारा डिस्कशन आता है एसए 500 में. फिर उसके बाद बात की जाती है एसए 501, ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स, एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री, कंप्लीटनेस ऑफ लिटिगेशंस एंड क्लेम, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ सेगमेंट इंफॉर्मेशन. तो जैसे लिटिगेशंस एंड क्लेम में उनका क्वेश्चन है कि लेटर ऑफ इंक्वायरी के कंटेंट क्या होना चाहिए, एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से डायरेक्ट कम्युनिकेशन कब करना चाहिए,
ओके फिर बात होती है SA 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन डायरेक्ट रिटन रिस्पॉन्स टू द ऑडिटर फ्रॉम अ थर्ड पार्टी. फिर SA 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स ओपनिंग बैलेंसेस वेन लास्ट ईयर वाज नॉट ऑडिटेड और ऑडिटेड बाय अ प्रेडेसेसर ऑडिटर. फिर 520 जो है एनालिटिकल प्रोसीजर्स है ना, वहाँ पे क्वेश्चन है फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल यूजिंग सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स, सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स, टेक्निक्स अवेलेबल एज सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स. फिर डिस्कशन है SA 530 ऑडिट सैम्पलिंग, जहाँ पे पहले हम पढ़ते हैं डेफिनेशन, सैम्पलिंग रिस्क, नॉन सैम्पलिंग रिस्क, फिर अप्रोचेस टू सैम्पलिंग, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग और दी जजमेंटल सैम्पलिंग, फिर सैम्पल सिलेक्शन मेथड्स, फिर उसके बाद दी स्टेप्स इवॉल्व, यू नो, सैम्पल डिजाइन, सैम्पल साइज, सिलेक्शन ऑफ आइटम्स फॉर टेस्टिंग और इवैल्यूएटिंग द रिजल्ट्स ऑफ सैम्पलिंग, प्रोजेक्टिंग द मिसस्टेटमेंट्स, राइट. तो वो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द सैम्पल साइज, इंक्रीज डिक्रीज द सैम्पल साइज फॉर TOC TOD है ना, तो वो सारा डिस्कशन है SA 530 जो है ऑडिट सैम्पलिंग के बारे में. फिर उसके बाद SA 540 नॉट एप्लीकेबल, SA 550 जो है रिलेटेड पार्टीज के बारे में है ना, तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर, व्हाट इज द नेचर ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शन, देन व्हाट आर द ऑडिट प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई द रिलेटेड पार्टीज है ना. तो ऐसे, और इसके बाद जिस पर्टिकुलर चैप्टर में SA 610 का भी डिस्कशन है, यूजिंग द वर्क ऑफ द इंटरनल ऑडिटर्स, व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी considered when not to use the work of internal auditor, right. तो ऐसे 610, तो ऐसे करके ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. मतलब जो समझदार बच्चा है जिसके पास अभी भी उसको पता है अरे मैम कल एग्जाम लिखना है तो कोई बात नहीं आज बैठ के पढ़ लो, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इसमें बहुत सारा टेक्निकल जार्गन, जो बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स है ऑडिट के रिलेटेड, वो आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में मिलेंगे. ओके उसके बाद एक चैप्टर है ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना. कितने आइटम्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के? 11 आइटम्स ऑफ द बैलेंस शीट एंड 6 आइटम्स ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो ऐसे देखने गए तो मात्र 17 आइटम्स है ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. शेयर कैपिटल, अदर इक्विटी मानी कि रिजर्व्स एंड सरप्लस, फिर बोरोइंग्स, फिर उसके बाद टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, उसके बाद इन्वेंट्रीज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, ट्रेड रिसीवेबल, लोन्स एंड एडवांसेस, अदर current assets, trade payable, other current liability and provision contingent liability. तुम बोलते हो अरे मैम आपको तो पता है, अरे मैं पढ़ाती हूँ तो मुझे तो पता ही होगा ना, है ना. तो ये 11 आइटम्स है बैलेंस शीट का, है ना. फिर जैसे शेयर कैपिटल में क्वेश्चन आ सकता है रिगार्डिंग रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में, एप्लीकेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. फिर हर एक आइटम के रिलेटेड, जैसे मैंने आपको बताया ये बैलेंस शीट के 11 आइटम्स है. अब हर एक आइटम के रिलेटेड तुम्हें पढ़ना है कि इसके रिलेटेड पहले कुछ थियरी है क्या, है ना. थियरी जैसे अभी यहाँ पे डिस्कशन किया गया एप्लीकेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, या टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के वहाँ डिस्कशन किया गया है रिगार्डिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, अदर इक्विटी के वहाँ डिस्कशन किया गया है रिगार्डिंग डिस्टिंग्विश बिटवीन रिजर्व्स एंड प्रोविजन, व्हाट यू से रेवेन्यू रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व, है ना. तो कुछ थियरी है क्या उस पर्टिकुलर आइटम के रिलेटेड. फिर थियरी के बाद उसका ऑडिट कैसे करना है, उसके ERCV, एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, वैल्यूएशन, एलोकेशन, और फिर शेड्यूल 3 डिस्क्लोजर्स, है ना. फिर उसके बाद उसके शेड्यूल 3 डिस्क्लोजर्स, क्योंकि आपने क्वेश्चन बैंक में देखा होगा कि बहुत सारा क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग दी शेड्यूल 3 डिस्क्लोजर्स ऑल्सो. तो जब आप हर एक आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ते हो उसमें आपको 3D स्टडी करना है, उसका कुछ थियरी है क्या, उसका ऑडिट कैसे करना है, और उसके शेड्यूल 3 के डिस्क्लोजर्स क्या है. ओके राइट. तो ये हो गया बैलेंस शीट. फिर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेल ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, फिर अदर इनकम, फिर परचेसेस, फिर अदर एक्सपेंसेस एंड डेप्रीसिएशन, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस एंड द एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस. तो ये 6 आइटम्स है ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना. फिर से परचेसेस के वहाँ पे एनालिटिकल प्रोसीजर्स का क्वेश्चन है. फिर वहाँ पे है कि वेदर परचेसेस के वहाँ एनालिटिकल प्रोसीजर. फिर उसके बाद एट्रीब्यूट्स वेल वेरीफाइंग द अदर एक्सपेंसेस, एट्रीब्यूट्स वेल वेरीफाइंग डेप्रीसिएशन, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, है ना. ऐसे जंगल में हम लोग लॉस्ट हो गए हैं. इस तरीके से ऑडिट को नहीं पढ़ना है. एटलीस्ट हमें ये तो आइडिया होना चाहिए कि क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या चैप्टर है. हम लोग इतना बोलते हैं अरे नहीं कोई 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे, अरे नहीं कोई ये बता दे. उस चक्कर में पता चला कि भाई अल्टीमेटली तो पढ़ना सारा ही कुछ है.
ओके राइट, तो ये अगेन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आइटम्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 1 से 2 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर से एग्जाम में आते हैं, और अगर आपने लिख दिया जो भी शेड्यूल 3 डिस्क्लोजर्स है, जैसे आपने देखा होगा CSR के डिस्क्लोजर्स के बारे में पूछा है, क्रिप्टो करेंसी वर्चुअल करेंसी के डिस्क्लोजर का क्वेश्चन पूछा है, तो जो भी वो पर्टिकुलर कंटेंट है वो आपने वैसे के वैसे एग्जाम में अगर लिख दिया तो आपको इस चैप्टर से बहुत सारा मार्क्स मिल सकता है। ओके फिर उसके बाद एक छोटा चैप्टर, बट अगेन इसका क्या बोलते हैं, इनपुट आउटपुट रेशियो बहुत ही बढ़िया है कि चैप्टर छोटा है बट जनरली एग्जाम में एक आध क्वेश्चन तो आता ही है ना। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें हम बात करते हैं SA 230, है ना, मीनिंग ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, नेचर एंड पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंटिंग सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट, डॉक्यूमेंटिंग दी सिग्निफिकेंट मैटर्स इन दी ऑडिट। फिर उसके बाद वहाँ पे डिस्कशन है ओनरशिप ऑफ दी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, देन द रिटेंशन पीरियड फॉर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, असेंबली ऑफ द फाइनल ऑडिट फाइल, इट शुड नॉट टेक मोर देन 60 days from the date of the auditor's report. It's an administrative process. You cannot perform any new audit procedures, you cannot reach any new conclusions, है ना। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, फिर ऑडिट खत्म होने की तरफ हम लोग बनाते हैं ACM, ऑडिट कंप्लीशन मेमोरेंडम, या ASM, ऑडिट समरी मेमोरेंडम। ओके तो ये एक चैप्टर, जैसे अभी आप जब ऑडिट का रिवीजन शुरू कर रहे हो तो सबसे पहले इंश्योर करो कि आपने किया है चैप्टर नंबर 1 के वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताए, ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, है ना। तो मतलब छोटे छोटे चैप्टर्स को पहले निपट लो। ओके फिर उसके बाद है कंप्लीशन एंड रिव्यू। ये कंप्लीशन रिव्यू में इन्होंने बात की है SA 330 की, SA 450 की, फिर उसके बाद SA 265 कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल टू TCWG एंड द मैनेजमेंट, और फिर उसके बाद यहाँ बात की है 560, 570, 580, है ना। सो 330, 450, फिर 260 कम्युनिकेशन विद TCWG, फिर 265 और फिर 560, 570, 580 सब्सिक्वेंट इवेंट्स, गोइंग कंसर्न एंड रिटन रिप्रेजेंटेशन। अगेन ये 3 पर्टिकुलर स्टैंडर्ड बड़े ही इंपॉर्टेंट है, जो है 560, 570 एंड 580 सब्सिक्वेंट इवेंट्स, गोइंग कंसर्न एंड द रिटन रिप्रेजेंटेशंस। ओके फिर उसके बाद आता है डिस्कशन रिगार्डिंग दी ऑडिट रिपोर्ट। तो ऑडिट रिपोर्ट में एक तो डिस्कशन है 700 सीरीज का, 700, 701, जैसे मैं अभी आपको पूछूं कि बताओ मुझे क्या है पर्पस ऑफ कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स, है ना, पर्पस ऑफ कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स, है ना, कि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, आपको आंसर लिखना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, तो क्या आपको कंटेंट, क्या आपको वर्ड्स, क्या आपको याद है कि क्या लिखना होता है, कि डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर्स, सर्कमस्टांसेस व्हेन की ऑडिट मैटर्स आर नॉट टू बी कम्युनिकेटेड, स्कोप ऑफ SA 701, and when law regulation prohibits or the adverse consequences will outweigh the public interest benefits, that is circumstances when key audit matters are not to be communicated. So 700 contents of audit report forming an opinion, फिर 701 key audit matters, 705 modifications to the opinion, qualified adverse disclaimer of opinion, और फिर 706 emphasis of matter paragraph and the other matter paragraph in the independent auditor's report, और फिर है SA 710 comparative information, corresponding figures and comparative financial statements। फिर इसी के साथ यहाँ पे हम बात करते हैं रिगार्डिंग दी कारो 2020, एक तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ दी कारो और फिर 21 क्लॉजेस ऑफ रिपोर्टिंग अंडर दी कारो 2020 और थोड़ा कुछ सेक्शंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2030। ओके तो ये है चैप्टर ऑडिट रिपोर्ट का। अगर ऑडिट रिपोर्ट का आप अगर देखोगे तो एग्जाम में 2 क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं। फिर स्पेशल फीचर्स ऑफ ऑडिट ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटी। हम तो ऑडिट को ऐसा पढ़ते हैं कि सारा क्वेश्चन जैसे कि ऑडिट एविडेंस और कंप्लीशन रिव्यू ऑडिट रिपोर्ट से ही आने वाला है ना। हम लोग ये स्पेशल फीचर्स ऑफ ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज तो हो ही नहीं पाता है, जिसमें एक है गवर्नमेंट ऑडिट, फिर है कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट, फिर उसके बाद है दी ऑडिट ऑफ द सोल ट्रेडर, ऑडिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, ऑडिट ऑफ द LLP, ऑडिट ऑफ NGO, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट एंड सोसाइटी, क्लब, सिनेमा हॉल, हॉस्पिटल, होटल, यस, लीजिंग कंपनी, हायर परचेज फाइनेंस कंपनी, लोकल बॉडी, है ना। तो ये है सारे स्पेशल फीचर्स ऑफ द ऑडिट ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटी, है ना। तो गवर्नमेंट ऑडिट का क्वेश्चन आता है, फिर कभी कभी कोऑपरेटिव सोसाइटी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी 2 है वहाँ पे,
है ना। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग दी ऑडिट ऑफ दी होटल, होटल में भी क्वेश्चन पूछते हैं रिगार्डिंग दी इन्वेंट्रीज ऑफ दी होटल, या क्वेश्चन पूछते हैं रिगार्डिंग इंटरनल कंट्रोल्स एट दी होटल। ओके, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन जो है ऑडिट ऑफ द बैंक्स, है ना, चैप्टर है ऑडिट ऑफ द बैंक्स, जिसमें एक या दो क्वेश्चंस आते हैं रिगार्डिंग द बैंक ऑडिट। एक क्वेश्चन एमसीक्यू पार्ट ऑफ द पेपर, एक क्वेश्चन इन द थियोरी पार्ट ऑफ द पेपर, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन है रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ बैंक, देन द आरबीआई द रेगुलेटिंग बॉडी, देन आफ्टर दैट यहाँ पे क्वेश्चन है अपॉइंटमेंट रिपोर्टिंग बाय बैंक ऑडिटर्स, फिर उसके बाद द ऑडिट ऑफ द एडवांसेस, और फिर ऑडिट ऑफ द इनकम ऑफ द बैंक एंड द एक्सपेंस ऑफ द बैंक, है ना, इनकम एंड एक्सपेंस ऑफ द बैंक, तो ऑडिट ऑफ बैंक। और फिर और एक चैप्टर है जो एक्चुअली हमने पढ़ना चाहिए चैप्टर 1 के बाद में इमीडिएटली, जो है एथिक्स इन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, है ना। तो एथिक्स, यहाँ पे हम बात करते हैं रिगार्डिंग द एथिकल रिक्वायरमेंट, द फंडामेंटल प्रिंसिपल, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, पीसीडीसी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर। फिर हम बात करते हैं रिगार्डिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर एंड द थ्रेट्स टू द इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर, FSSAI, familiarity threat, self-interest threat, self-review threat, advocacy threat and the intimidation threat, है ना। तो एथिक्स, और एथिक्स के बाद हम लोग बात करते हैं रिगार्डिंग दी क्वालिटी कंट्रोल, SQC1 एंड SA220, है ना, क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म, क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर SA200 का थोड़ा यहाँ डिस्कशन है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल जजमेंट वगैरह, और फिर टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, यानी कि SA210 अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट। ओके राइट। तो अभी कल अगर एग्जाम लिखने जाना है तो आज मैं जो ये बातें तुमसे कर रही हूँ, कि ये जो भी डिस्कस कर रही हूँ, आई होप आपको एक आइडिया मिल रहा हो कि आपको कैसे क्या सब्जेक्ट में कवर करना है, ठीक है। तो अब हम आते हैं टू द रिविजन ऑफ द फर्स्ट चैप्टर, है ना। तो हम लोग जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है मैं बुक के कंटेंट से गो थ्रू करते रहूंगी, और फिर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहाँ डिस्कस करते रहेंगे। ओके राइट। तो अब हम बात करते हैं रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिट। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर एज पर SA200, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। क्या ऑब्जेक्टिव है इंडिपेंडेंट ऑडिटर का? टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट whether due to fraud or error, thereby enabling the auditor to express an opinion as to whether the financial statements are prepared in accordance with the AFRF. So reasonable assurance, free from material misstatement, prepared in accordance with the AFRF. और उसके बाद report, what the findings of the auditor, how as required by the standards on auditing. तो हम लोग क्या बोलते हैं? RFA, RFS, है ना, reasonable assurance, free from material misstatement, prepared in accordance with the AFRF, and then to report the auditor's findings as required by the standards on auditing, है ना। सो रीजनेबल अश्योरेंस, राइट। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर, है ना। फिर क्या बोलते हैं कि ये जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर है, इट इज टू ऑब्टेन द रीजनेबल अश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। और ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ICAI का, कि रीजनेबल अश्योरेंस इज टू बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द एब्सोल्यूट अश्योरेंस। एब्सोल्यूट अश्योरेंस इज अ कंप्लीट अश्योरेंस और अ गारंटी that the financial statements are free from material misstatement. Reasonable assurance is not a complete guarantee. It is a high level of assurance, but it is not a complete assurance. Audit of financial statements is carried out by the auditor with professional competence and skills in accordance with the standards on auditing. Audit procedures are applied in accordance with the standards. Audit evidence is obtained and evaluated. On that basis, the conclusions are drawn and the opinion is formed. Right? So, reasonable assurance that the financial statements are free from material misstatement. Okay. फिर एक important question कभी कभी जब एग्जाम में आता है तो वो है scope of audit. What is included in the scope of audit and what is not included in the scope of audit. अभी क्या है ना कि ये एक तो question आ सकता है in the theory part of the paper और दूसरा इसके related question आ सकता है in the MCQ part of the paper. I'm sure आपने पिछले attempts के MCQs को solve किया होगा, है ना। जैसे जनरली मैं MCQs के लिए बोलती हूँ कि आपने एक ऐसा चार्ट रखना चाहिए कि RTP
MTP 1-2 और उसके बाद सजेस्टेड, और फिर जो इंस्टीट्यूट ने मॉडल टेस्ट पेपर्स इशू किए हैं, 8 मॉडल टेस्ट पेपर्स जो इशू किए हैं वो है ना, तो उनका तो अलग से आपको देखना है कि आपने ये 8 मॉडल टेस्ट पेपर्स के सारे MCQ देखे क्या नहीं। और इसके अलावा आपको ये पर्टिकुलर इंश्योर करना है। और इसके अलावा इंस्टीट्यूट ने एक इंटीग्रेटेड केस सिनारियो का बुकलेट इशू किया है ना, तो से एग्जाम्पल जैसे RTP Jan 26 का आपने MCQs देखे हैं क्या नहीं, MTP 1-2 का देखा है क्या नहीं, फिर उसके बाद September 25 का RTP MTP 1-2 सजेस्टेड है ना। तो सारे ये MCQs जैसे जैसे आप ऑडिट पढ़ते हो उसी के साथ आपने ये MCQs को गो थ्रू करना चाहिए, ताकि आपको आइडिया है कि जब आप पढ़ते हो थियरी की तो वहाँ क्लिक होते रहता है कि अरे इसका इंस्टीट्यूट ने ऐसे MCQ पूछा था, अरे इसका ये ऐसे टाइप का यहाँ MCQ बन सकता है। Okay, right. So scope of audit, what is included? It says it covers all aspects of the entity, right? So audit should be organized adequately to cover all aspects of the entity relevant to the financial statements being audited. So all aspects of the entity. Then reliability and sufficiency of the financial information. जो financial information का हम audit करते हैं, reliability and the sufficiency. So reasonably satisfied that all the information contained in the accounting record and the source data is reliable and sufficient. और फिर ये जो financial information है जो reliable sufficient है, उसका proper disclosure of that financial information, right? So one, coverage of all aspects of the entity, then reliability and sufficiency of the financial information, and then proper disclosure of that financial information. तो financial information के related 2 points है। क्या 2 points है? One is regarding the reliability and sufficiency और दूसरा है regarding the proper disclosure of the financial information, whether it is complying with the statutory requirements, transactions and events, are they properly summarized, management is responsible for the selection of accounting policy, preparation, presentation of financial statements, auditor evaluates the selection and consistent application of accounting policies, and obviously यहाँ पे हम बात कर रहे हैं regarding the historical financial information जो है regarding the events in the past. Okay, right? तो ये है discussion regarding the scope of audit. What is included in the scope of audit? All aspects of the entity, financial information, reliability, sufficiency, and the proper disclosure of the financial information. Then, what is not included in the scope of audit? It says areas which are outside the competence of the auditor, outside the domain of the competence of the auditor, like physical condition of assets, like sophisticated machinery cannot be determined by the auditor. Right? Then auditor is not an expert in the authentication of the document, and audit is not in the nature of the investigation. Audit is not an investigation into the alleged wrongdoing. Right? So what is not included in the scope of audit? What is outside the competence of the auditor? It is not in, auditor is not an expert in the authentication of the document, and audit is not in the nature of an investigation. And so this is what is not included in the scope of audit. फिर आता है एक बड़ा ही important question जो है inherent limitations of an audit. क्या है inherent limitations of an audit? एक तो हम लोग बोलते हैं कि audit is not in the nature of an investigation. The nature of financial reporting, nature of audit procedures. तो 2 N आ गए यहाँ पे. Nature of financial reporting कि जब management financial statements prepare करते हैं, financial statements prepare करते वक्त management को बहुत सारा judgment apply करना पड़ता है. So nature of financial reporting, there could be overriding of control, there could be collusion among the employees, right? There could be management override of controls, collusion. तो जो inherent limitations of internal control है, तो ये nature of financial reporting. फिर nature of audit procedures क्या है? It says practical and legal limitation. Practical limitation क्या है कि हम 100% testing नहीं कर सकते. Legal limitation क्या है? He is not provided with the required information, then obviously he cannot obtain the evidence. कि मैनेजमेंट ने इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं तो हम ऑडिट कैसे करें. फिर हम हमेशा बोलते हैं कि फ्रॉड इज मोर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट देन एन एरर बिकॉज फ्रॉड इन्वॉल्व्स दी sophisticated and carefully organized schemes designed to conceal it which may be hard to be detected by the auditor. फिर ऑडिटर के सामने क्या प्रस्तुत किए जा सकते हैं? फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट. फिर जो हमने पढ़ा स्कोप ऑफ ऑडिट, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड कि वी आर नॉट एन एक्सपर्ट इन दी authentication of document. कुछ transactions किए होंगे with the related parties and maybe they are only paper transaction and may not have actually occurred. An auditor may not be able to detect the wrongdoings in such transaction.
है ना। तो ऑडिटर इट सेज, एक तो मैनेजमेंट के साइड से कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस है, नेचर ऑफ अकाउंटिंग, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और दूसरा अपना जो ऑडिट करने के प्रोसीजर्स है उसके कारण भी कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस है। फिर हम बोलते हैं ऑडिट इज नॉट इन द नेचर ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन, ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन, ये भी स्कोप ऑफ ऑडिट व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड में था। फिर टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, के अपने को एक दिए हुए टाइम में ऑडिट कंप्लीट करना है, और अगर बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया ऑडिट करने में तो द डिक्रीज इन द रेलिवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर टाइम, राइट। सो द 25 डेज में, लाइक 31 मार्च को ईयर खत्म हो गया, 25 अप्रैल को ऑडिट रिपोर्ट इशू करना है, राइट। सो टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट एंड द डिक्रीज इन द रेलिवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर टाइम, एंड ऑल्सो फ्यूचर इवेंट्स, है ना। फ्यूचर इवेंट्स यानी कि गोइंग कंसर्न, फ्यूचर इवेंट्स में एडवर्सली अफेक्ट द एंटिटी, seriously affect the ability to continue the business, right? So cannot provide a guarantee that the financial statements are free from material misstatement due to fraud or error. तो क्या है inherent limitations of an audit? एक तो F. What is F? The timeliness of financial reporting and the decrease in the relevance of information over time. फिर I, not in the nature of the investigation. फिर N, nature of financial reporting, nature of audit procedures, और फिर E, future events, है ना। E, which is future events. तो inherent limitations of an audit. Okay. फिर qualities, who appoints an auditor, to whom is the report submitted, interrelationship. Then audit is what is an engagement, है ना, wherein you're giving confidence to the intended users, है ना। assurance engagement, confidence to the intended users, elements of an assurance engagement, बड़ा ही important question, elements के जब भी आप कोई assurance engagement perform कर रहे हैं, क्या क्या elements है उस assurance engagement। तो सबसे पहले मिस्टर त्रिपाठी, नॉट मिस्टर त्रिपाठी, 3 party relationship, क्या लिखा है यहाँ पे, 3 party relationship। कौन 3 parties है यहाँ पे, प्रैक्टिशनर यानी कि ऑडिटर, है ना, प्रैक्टिशनर जो सीए की प्रैक्टिस कर रहा है, फिर उसके बाद मैनेजमेंट जिसको हम यहाँ बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल पार्टी, और फिर इंटेंडेड यूजर्स। आपने देखा होगा इसके ऊपर भी इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यू बनाया है ना। तो प्रैक्टिशनर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी, इंटेंडेड यूजर्स, यानी कि ऑडिटर, मैनेजमेंट, शेयर होल्डर्स, है ना। एग्जाम्पल, सो प्रैक्टिशनर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी, इंटेंडेड यूजर्स। फिर उसके बाद सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर क्या है, से फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सूटेबल क्राइटेरिया, हमें क्या देखना है कि वेदर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर दी AFRF, तो वो है सूटेबल क्राइटेरिया, द बेंचमार्क व्हिच इज यूज्ड टू इवैल्यूएट द सब्जेक्ट मैटर। फिर वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर AFRF, इसके बारे में हमें क्या ऑब्टेन करना है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस, सफिशिएंसी रेफर्स टू क्वांटिटी, एप्रोप्रिएटनेस रेफर्स टू क्वालिटी, और फिर फाइनली अंत में क्या इशू करना है, वॉर। व्हाट इज वॉर, रिटन अश्योरेंस रिपोर्ट, है ना। दैट इज द आउटकम ऑफ एन अश्योरेंस एंगेजमेंट, है ना। तो सबसे पहले क्या है, 3 पार्टी, प्रैक्टिशनर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी, इंटेंडेड यूजर्स, फिर उसके बाद सब्जेक्ट मैटर, क्राइटेरिया, फिर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस, तो ये 3 पार्टी रिलेशनशिप हो गई। फिर उसके बाद सब्जेक्ट मैटर, सूटेबल क्राइटेरिया एंड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस, तो सब्जेक्ट मैटर, सफिशिएंट सूटेबल क्राइटेरिया, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस, और फिर रिटन अश्योरेंस रिपोर्ट, है ना, रिटन अश्योरेंस रिपोर्ट। तो 3 पार्टी रिलेशनशिप ये एक हो गया, है ना। फिर उसके बाद सब्जेक्ट मैटर, सूटेबल क्राइटेरिया, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस, और फिर आ गया रिटन अश्योरेंस रिपोर्ट, है ना। रिटन अश्योरेंस रिपोर्ट ये क्या हो गया, मीनिंग एलिमेंट्स ऑफ द अश्योरेंस एंगेजमेंट, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर उसके बाद क्या है, ऑडिट एंड रिव्यू। ऑडिट में वी गिव अ रीजनेबल अश्योरेंस, इन अ रिव्यू वी गिव अ लिमिटेड अश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट, राइट। सो ऑडिट, reasonable assurance. Review, you give a limited assurance that the financial statements are free from material misstatement. Reasonable assurance, high level of assurance. Limited assurance, it's a moderate level of the assurance, right? So high level, low level. Here it is extensive procedures, fewer procedures. Reasonable conclusion, limited conclusion. Example of a reasonable assurance engagement is audit engagement, and limited assurance engagement is the रिव्यू एंगेजमेंट। जब हम ऑडिट करते हैं तो हम फॉलो करते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, जब हम रिव्यू करते हैं तो हम फॉलो करते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, है ना, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। फिर अश्योरेंस एंगेजमेंट अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो 31 मार्च 2025 नहीं, अब 31 मार्च 2035, तो वो क्या है, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो होता है रिगार्डिंग द फ्यूचर, है ना, फ्यूचर इवेंट्स एंड पॉसिबल एक्शन विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ फोरकास्ट और अ प्रोजेक्शन,
है ना. फोरकास्ट इज बेस्ड ऑन बेस्ट एस्टिमेट assumption, प्रोजेक्शन इज बेस्ड ऑन बेस्ट एस्टिमेट एंड हाइपोथेटिकल assumption के ख्याली पुलाव, अगर ऐसा हुआ तो, है ना. हाइपोथेटिकल assumption. बहुत बार कंपनीज क्या करती है, 1 ईयर फोरकास्ट प्लस 5 ईयर प्रोजेक्शन भी प्रिपेयर करते हैं, है ना. तो फ्यूचर इवेंट्स, पॉसिबल एक्शन, फोरकास्ट, प्रोजेक्शन. और उसके ऑपोजिट क्या है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विच इज रूटेड इन द पास्ट इवेंट्स, है ना, विच इज रूटेड इन द पास्ट इवेंट्स, राइट. तो ये जो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एंगेजमेंट है, इसमें हमें क्या देखना है कि जो अजम्पशंस यूज किए गए हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आर नॉट अनरीजनेबल. मतलब क्या, रीजनेबल बट निगेटिव एश्योरेंस, नॉट अनरीजनेबल. Okay, and ये prospective financial information is properly prepared based on the assumption and the assumptions are adequately disclosed. तो एक तो क्या देखना है, assumptions are not unreasonable. Second, the prospective is prepared based on the assumption, and third, the assumptions are adequately disclosed. And third, the assumptions are adequately disclosed, and it is future oriented. तो किस लेवल का assurance दिया जाता है in the prospective financial information engagement, फिर से moderate level of the assurance, है ना, moderate 50-50 types. Okay, right. For examples, audit, review, examination of prospective financial information and controls at service organization. तो reasonable assurance, limited assurance, यहाँ पे assurance regarding the assumption, है ना. फिर से हमने बोला moderate assurance, and यहाँ पे assurance regarding the controls at service organization. तो इसका जो standard है ये है SAE 3400, the examination of prospective financial information. The report on controls at the service organization, yes, that is SAE 3402. ओके, फिर उसके बाद हम बात करते हैं रिगार्डिंग दी एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स. कितने एंगेजमेंट्स एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स है, 46, है ना. 46 स्टैंडर्ड्स, जिसमें से एक है स्टैंडर्ड ऑन दी क्वालिटी कंट्रोल. सो 1 SQC, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, तो वो क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड है. और ये क्या है, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स. तो एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स कितने, 46, और एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स 45. उसमें है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, standards on assurance engagement, and the standards on related services. So audit standards are to be applied while doing audit, review standards to be applied while doing review, assurance standards to be applied for doing assurance engagement other than audit review. तो अदर देन ऑडिट रिव्यू अगर आप कोई अश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो आता है SAE. और फिर रिलेटेड सर्विसेज के अब आप अश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं कर रहे हो, अब आप परफॉर्म कर रहे हो कंपाइलेशन एंगेजमेंट, AUP, अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स, तो फिर फॉलो करना है स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, है ना. तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ये एग्जांपल्स है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के. फिर स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, फिर स्टैंडर्ड्स ऑन दी assurance engagement, है ना, other than audit review assurance engagement, और फिर standards on the related services. क्या दो example है, agreed upon procedures and compilation engagement, है ना. तो agreed upon procedures का standard क्या है, 4400, compilation का standard क्या है, 4410. और ये सारे स्टैंडर्ड्स, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स फॉलो करते वक्त SA, SRE, SAE, SRS क्या फॉलो करना है, SQC, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल. ओके, फिर क्वेश्चन है कि व्हाई आर स्टैंडर्ड्स नीडेड. तो क्यों स्टैंडर्ड्स की जरूरी है, टू ब्रिंग एस्टैब्लिश बेंचमार्क. बेंचमार्क एस्टैब्लिश करने से क्या होगा, इट विल प्रमोट यूनिफॉर्मिटी. यूनिफॉर्मिटी से क्या होगा, इट विल इंप्रूव द क्वालिटी एंड इट विल ऑल्सो एंश्योर द ऑडिट क्वालिटी. और अब प्रोफेशनल्स को पता होगा कि कैसे एंगेजमेंट करना है. सो इट विल एंगेज, ऑक्यूपाई देम विद द प्रोफेशनल, इक्विप देम विद द प्रोफेशनल नॉलेज एंड द स्किल, है ना, the professional knowledge and the skill, right. So benchmark, uniformity, improve quality, ensure quality and professional knowledge and the skill. फिर CA का क्या ड्यूटी है इन रिलेशन टू द एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स, टू एंश्योर दैट द स्टैंडर्ड्स आर फॉलोड, राइट. अगर कोई पर्टिकुलर स्टैंडर्ड आप नहीं फॉलो कर पा रहे हो तो परफॉर्म ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर. फिर आपको क्या डॉक्यूमेंट करना है, रीजन फॉर द डिपार्चर, ड्रॉ अटेंशन टू द डिपार्चर, एंड मियर डिस्क्लोजर इन द रिपोर्ट डज नॉट रिड्यूस और डज नॉट टेक अवे द रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम कंप्लाइंग विद द स्टैंडर्ड. सो तुमने बोला मैंने फॉलो नहीं किया पर मैंने रिपोर्ट में लिख दिया, तो बोले ऐसे नहीं चलेगा. A mere disclosure will not absolve a professional accountant from complying with the applicable standards. Okay, right? तो ऑब्वियसली आपने पढ़ाई है, ऐसा नहीं कि मुझे लग रहा है कि आपने पढ़ाई नहीं, बस मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ. बट एक रिवीजन करने का भी यही तरीका है कि हमें ऐसे फिर से फ्रेश आउटलुक से सब्जेक्ट को रिवाइज करना और चेक करना है कि जो हमने पढ़ा है क्या वो हमें याद है या नहीं. ठीक है, तो ऑल गुड, देख रहे हो ना वीडियो.
मुझे कैसे पता चलेगा सीरियसली, मतलब मुझे कैसे ही तो पता चलेगा कि आप मतलब मोबाइल पे आपने यूट्यूब पे ये वीडियो लगाया है, आप देख रहे हो, आपके हाथ में पेन है, आपके हाथ में बुक है, आपके सामने नोट्स है, मतलब मैं क्या इमेजिन करूँ, क्या सोचूं मैम? तो बोला मैम आप मत सोचो, आप अगला चैप्टर पढ़ाओ। ठीक है, वो तो मतलब मेरा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ही है ये वीडियो का। जब मैंने स्टार्ट रिकॉर्डिंग किया, अभी स्टॉप रिकॉर्डिंग दिख रहा है वहाँ पे, पर जब वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया तो स्टार्ट रिकॉर्डिंग का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ही ये था कि मुझे पूरे सब्जेक्ट का जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स या टॉपिक है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करना है। बट तुम्हें कब मज़ा आता है कि जब क्या बोलते हैं कि तुम्हारे 80 आ गए ऑडिट में, है ना, 93 भी आता है ऑडिट में, 94 भी आता है, तुम बोलते हो मैम नहीं, मैम नहीं, मैं बता रही हूँ, है ना, कि स्टूडेंट्स के आते हैं, जय जिमूलिया के इंटर में 94 मार्क्स आए ऑडिट में, सी इंटर ऑडिट में, फिर ऋषभ ओसवाल के फाइनल में सी ऑल इंडिया रैंक 1 उसके 93 मार्क्स आए ऑडिट में, है ना। तो अच्छा लगता है ना जितने ज़्यादा मार्क्स आए। तुम बोलो मैम 50 50 50 50 50 50 ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है, इससे ज़्यादा आ गए तो बढ़िया, बट इससे कम से बात गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो मज़ा आता है ना जब ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो वैसे शायद मुझे भी अच्छा लगेगा अगर ज़्यादा लोग ये पर्टिकुलर वीडियो देखें तो कैसे वो होता है वर्ड ऑफ माउथ से, या वो होता है अगर आप ये वीडियो किसी के साथ शेयर करो, है ना, तो फिर वो ऐसे होता है अरे यार ये मैम शेयर के लिए बोल रही है, अभी क्या करूँ, मेरे को भी ऐसे मन अच्छा नहीं लगता है बहुत ऐसे बोलने के लिए कि शेयर करो, पर बोलना पड़ता है। ठीक है, चलो चलो चलो, अभी अगला नेक्स्ट, अभी 11th चैप्टर को पहले ख़त्म करते हैं। ख़त्म, है ना। तो इतना तुम मुझे तुम्हारा इम्पोर्टेंट टाइम दे रहे हो, तो मतलब मेरे तो क्या बोलते हैं कंधे ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी से झुक गए हैं कि कल तुम्हारी एग्ज़ाम है और आज तुम ये यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, मतलब कितना बड़ा तुमने मेरे पे जिम्मेदारी डाल दिया। ओ माय गॉड, ओके राइट। तुम बोलते हो मैम हम हर एक फैकल्टी के कंधे की जिम्मेदारी है। ओके ठीक है, चलो चलो। वो क्या मैंने ना किसी से सुना, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, मतलब कितना तुम्हारा इमेज ऐसा बनाया गया है जेनजी का कि स्टूडेंट्स को अगर 100 मार्क्स का भी पेपर दे दो ना कि ये मतलब ऐसा है नहीं अवेलेबल, पर बोल रही हूँ कि ये 100 मार्क्स का पेपर है, ये तुम्हारे एग्जाम में आने वाला है, ऐसा नहीं होता है, मैं सिर्फ हाइपोथेटिकल बता रही हूँ कि अगर स्टूडेंट्स को बता दो कि ये 100 मार्क्स का पेपर है, ये तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, तो वो बोलते हैं इसमें से भी मुझे बता दो कि मुझे कौन सा 40 मार्क्स का पढ़ना है। मतलब सीरियसली, मतलब इतना लेवल ऑफ कंफर्ट और स्पून फीडिंग है। मतलब अब 100 मार्क्स का पेपर देने के बाद भी वो बोलते नहीं ये पूरा 100 मार्क्स का कौन पढ़ेगा, मेरे को तो सिर्फ 40 चाहिए पासिंग के लिए, तो उतना बता दो। ऐसे मजानी लाइफ है। ठीक है, चलो चलो चलो, एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट। तो ये और एक चैप्टर है जो तुमने ठीक से करना चाहिए। बहुत गड़बड़ करते हो तुम लोग एग्जाम में आइडेंटिफाई करने में कि कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल है, इंटेग्रिटी है, ऑब्जेक्टिविटी है, पीसीडीसी है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, प्रोफेशनल बिहेवियर। ज़्यादा गड़बड़ इंटेग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी के बीच में होती है, और उसके अलावा फिर कौन सा थ्रेट है टू द इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर। अगर आप एमसीक्यू देखो तो ये वन ऑफ द हॉट सेलिंग टॉपिक है एमसीक्यू का, कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल वायलेट किया गया है। आजकल आप देखो जो इंस्टीट्यूट केस स्टडीज भी बना रही है, जैसे आरटीपी जैन 26 में उन्होंने बताया, वो ही पूछ रहे हैं कि कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल वायलेट हुआ है। ठीक है ना। तो एथिक्स इज अ स्टेट ऑफ माइंड। ओके, फिर उसके बाद नीड फॉर एथिक्स, है ना, तो अभी तक पूछा नहीं है। ऐसा हो सकता है कि मई 26, जैन 26, सितंबर 26, जैन 27, वो क्वेश्चन पूछ लिया एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए, नीड फॉर एथिक्स, है ना, नीड फॉर एथिक्स, है ना, 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन हैज कम इन दी एग्जाम। राइट, सो प्रोफेशंस लाइक लॉ, मेडिसिन हैव देयर एथिक्स. Auditing profession is no exception. Why? Because tremendous trust in the services rendered by the chartered accountant, assurance, engagement, confidence to the intended users. Professional ethics are based on morality. Human nature being what it is, it may often places personal gain above the service. Therefore, persons who as individuals, as a class, are willing to place public good above their personal gain have enjoyed respect and honor. So public good above their personal gain. But such a relationship can be maintained or enhanced only if the professional body to which they belong would interpret the concept of public interest as broadly as possible. And the respect and confidence enjoyed by a profession to a great extent is dependent on the strictness and the scrupulousness with which such ethics are adhered to by self-discipline. And the CA final में audit subject का नाम हो जाता है Advanced Auditing Assurance and Professional Ethics. बहुत interesting topic है CA final audit का। फटाफट इंटर क्लियर करके आ जाओ, फिर हम लोग वो पढ़ेंगे।
करेंगे. Okay, right. So it says it acts as a shield that enables them to command the interest, and then they are expected to follow the fundamental principles. And chartered accountants, whether in practice or in service, have to comply with the provision of the code of ethics. और अगर ये कोड नहीं comply किया तो क्या होता है? Fine, suspension of membership, removal from membership, और other disciplinary action. ओके तो ये है नीड ऑफ एथिक्स. फिर प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच रादर देन दी रूल बेस्ड अप्रोच. ऑब्वियसली इट इज प्रिंसिपल बेस्ड. आपको फॉलो करना है द स्पिरिट ऑफ द एथिक्स. ओके, अब हम बात करते हैं रिगार्डिंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द प्रोफेशनल एथिक्स. इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, पीसीडीसी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड द ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड द professional behavior. Integrity, objectivity, PCDC, professional competence and the due care. फिर confidentiality and professional behavior. Integrity मतलब क्या? Straight forward and honest, है ना. Fair dealing, truthfulness, ये keywords है जो आपको याद रखना है. Straight forward, honest, fair dealing, truthfulness. Not be associated with financial statements report certificate which contains information which is false or misleading or omits or obscures the required information. Obscure मतलब clear नहीं हो रहा है, confusion हो रहा है ना. omits और obscures है ना. तो ये क्या है? straight forward, honest, fair dealing, truthfulness, integrity, एकदम straight है ना, straight forward, sincere. Right, straightforward, honest, fair dealing and the truthfulness. फिर objectivity, कि your decision making, your judgment is not affected by bias, conflict of interest or undue influence of others. And a bias, कि oh no, this client is very good, I like this client. Conflict of interest, you say oh my business will be affected, or TCWG is pressurizing you. Undue influence of others. Right, so it says a professional accountant shall not undertake a professional activity if a circumstance or a relationship undue influences the accountant's professional judgment regarding the activity. तो कोई भी बात जो आपके डिसीजन मेकिंग को निगेटिवली अफेक्ट कर सकती है, इट सेज ऐसे काम आपने नहीं करने चाहिए. बायस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स विच इज अफेक्टिंग योर प्रोफेशनल जजमेंट. मतलब नाउ यू कैन नॉट बी ऑब्जेक्टिव बट यू वुड बी सब्जेक्टिव, है ना, but you would be subjective. फिर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, पीसीडीसी, है ना. अटेन एंड मेंटेन, तो एक बार पढ़ लिया नहीं, उसको मेंटेन करना है. अटेन एंड मेंटेन द प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल एट द लेवल रिक्वायर्ड टू एंश्योर दैट द क्लाइंट और द एम्प्लॉयर, सो एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्स कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल सर्विस बेस्ड ऑन द करंट टेक्निकल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स. ऐसे नहीं कि मैंने जब सीए क्लियर किया था तब कारो 2003 था, आज कारो 2020 है तो तुम्हें कारो 20 आना चाहिए. आज इनकम टैक्स एक्ट 2027 है, 2025 है तो तुम्हें वो इनकम टैक्स एक्ट आनी चाहिए. ओके राइट, तो करंट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, रेलिवेंट लेजिस्लेशन एंड एक्ट डिलिजेंटली. तो ये हो गया पीसी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस. एंड फिर ड्यू केयर. ड्यू केयर के माने कि क्या? एक्ट डिलिजेंटली, है ना. डू योर वर्क केयरफुली, थरली एंड ऑन अ टाइमली बेसिस. केयरफुली, थरली एंड ऑन अ टाइमली बेसिस. तो ये है पीसी, ये है डीसी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर. फिर कॉन्फिडेंशियलिटी, नॉट टू डिस्क्लोज द सीक्रेट्स ऑफ द क्लाइंट अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ और परमिटेड बाय लॉ एंड ऑथराइज्ड बाय द क्लाइंट और एम्प्लॉयर. And otherwise, other than that, not to disclose the secrets of the client. Respect the confidentiality of the information. Confidentiality serves the public interest because it facilitates the free flow of information. तो वो है confidentiality. और फिर professional behavior. ऐसे कोई भी काम नहीं करना है which might bring the discredit, disrepute to the profession. Discredit to the profession, which might, कि आपने ऐसा कुछ काम कर लिया which might impair the integrity, objectivity or the good reputation of the profession, as a result of which it would be incompatible with the fundamental principles, है ना. तो integrity, objectivity, PCDC, confidentiality, professional behavior, and a fundamental principles to be followed by the professional accountant. फिर independence of the auditor. What does it say? That the judgment of a person is not a subordinate to the wishes or directions of another person who might have engaged him or for his own self-interest. Independence says not only of the mind but also the independence of the appearance. तुम्हें लगता है हाँ मैं independent हूँ, but जो सामने का person तुम्हें देख रहा है, reasonable and informed third party, क्या उन्हें भी लगता है auditor independent है? क्या दुनिया को भी ऐसा लगता है कि ऑडिटर इंडिपेंडेंट है? तो फिर इट इज इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस. कोड ऑफ एथिक्स को दोनों चाहिए,
है ना, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, कि मुझे लगता है मैं इंडिपेंडेंट हूँ और दुनिया जो मुझे देख रही है उनको भी लगता है कि हाँ यार ये ऑडिटर इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंस नॉट ओनली ऑफ द माइंड बट ऑल्सो द इंडिपेंडेंस ऑफ द अपीयरेंस, तो ये स्टेट ऑफ माइंड है। एंड यहाँ पे बोलते हैं अवॉइड एनी सच फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। यहाँ दुनिया, दुनिया मतलब कौन, रीजनेबल एंड इन्फॉर्म थर्ड पार्टी बोलेगी अरे यार ये कैसा इंडिपेंडेंस हुआ, and a reasonable and informed third party, right? So it says not only exist in fact but also appear to exist to all reasonable person. No unbiased person would be forced to conclude in such manner, right? So that is regarding the independence of the auditor. और फिर हम बात करते हैं कि independence, तो क्या चेक करना है, क्या कोई खतरा है, क्या कोई danger है, threats to the independence of the auditor, FSSAI. F क्या है, familiarity threat, फिर उसके बाद SS self interest threat, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, फिर उसके बाद है एडवोकेसी थ्रेट, और फिर उसके बाद लास्ट है इंटिमिडेशन थ्रेट, ओके, फेमिलियरिटी थ्रेट, वेयर यू आर टू सिंपैथेटिक, ओ क्लाइंट सॉरी आई हर्ट योर इमोशंस, टू सिंपैथेटिक टू द क्लाइंट इंटरेस्ट. Why you're too sympathetic? Close relative of the audit team working in a senior position in the client company. Close relative of the audit team. And you see, your father is the managing director of the company. Former partner of the audit firm has now become a director of the company. तो पहले तुम्हारे फॉर्म में पार्टनर थे, अब क्लाइंट के यहाँ डायरेक्टर बन गए. लॉन्ग एसोसिएशन, इसीलिए रोटेशन ऑफ कंपनी ऑडिटर आया. एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट्स और हॉस्पिटैलिटी फ्रॉम द क्लाइंट, है ना. तो ये क्या है, फेमिलियरिटी थ्रेट, वे यू टू सिंपैथेटिक टू द क्लाइंट इंटरेस्ट. फिर आता है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट. क्या इंटरेस्ट है तुम्हारा, फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, क्या इंटरेस्ट है, बिजनेस इंटरेस्ट है, क्या इंटरेस्ट है, एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट है, क्या इंटरेस्ट है, फी का इंटरेस्ट है, undue dependence on client fee, contingent fees, loan or guarantee from the concerned client, to or from the concerned client. तो सेल्फ इंटरेस्ट है ना, जनहित में नहीं, सेल्फ हित में जारी, है ना, सेल्फ इंटरेस्ट. फिर सेल्फ रिव्यू, सेक्शन 144, मेकर चेकर इज वायलेटेड, कि मैंने ही कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट लिखे और अब मैं ही उनका ऑडिट कर रही हूँ, मैंने ही कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डिजाइन किया है और अब मैं ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन एक्सप्रेस कर रही हूँ. तो दैट इज सेल्फ रिव्यू थ्रेट. And previously a director or a senior employee of the client, okay, so non-assurance services including professional services like management services, internal audit, है ना. तो ये है सेल्फ रिव्यू थ्रेट. फिर एडवोकेसी, कि आप क्लाइंट की साइड लेते हो, है ना, you're promoting the client's opinion to such an extent where people may think that your objectivity is getting compromised, and you're handling litigations on behalf of the client, you're promoting share securities of the client. तो एडवोकेसी थ्रेट. और लास्ट है इंटिमिडेशन थ्रेट, विच स्टॉप्स यू फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली with an adequate degree of the professional skepticism. What is stopping you from acting objectively? You are being threatened with replacement. There is disagreement regarding the accounting policy. There is pressure to disproportionately reduce the work in response to reduced audit fee, or you are threatened with litigation. Okay, client is saying we'll sue you. Client is saying we'll replace you as the auditor of the company. है ना. तो इंटिमिडेशन, जहाँ ऑडिटर को धमकाया जा रहा है ना, बिकॉज वो बोलते हैं यार अब मेरे को क्लियर सूझ नहीं रहा है क्या करना है. डिटर्ड फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली विद एन एडिक्वेट डिग्री ऑफ द प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, है ना. तो ऑब्वियसली ऑडिट रिपोर्ट का भी टाइटल क्या है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट. तो इंडिपेंडेंस एंश्योर करने के लिए हमें क्या चेक करना है, वेदर देयर आर एनी थ्रेट्स टू द इंडिपेंडेंस. अगर थ्रेट्स है तो क्या करना है, पहले कोशिश करना है उनको रिड्यूस करने के लिए बाय पुटिंग द एप्लीकेबल सेफगार्ड्स, या एलिमिनेट करना है. नहीं रिड्यूस कर सकते, नहीं एलिमिनेट कर सकते, तो फिर क्या करना है, यू नीड टू विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट, right, or not accept the engagement. Okay, right. So what does it say? Safeguard. What are the safeguards? What are the guiding principle? One, you have to ensure that be and appear to be independent. Be and appear to be. Then check whether there are any threats. If threats are there, either eliminate or put safeguards to reduce. Not able to reduce or safeguard, not to accept the work. Not to accept the work, है ना. तो ये है guiding principles relating to the इंडिपेंडेंस. ओके, तो ये डिस्कशन हो गया एथिक्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस. अब आता है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, राइट, एन एटीट्यूड दैट इंक्लूड्स अ क्वेश्चनिंग माइंड, बीइंग अलर्ट टू कंडीशंस व्हिच मे इंडिकेट अ पॉसिबल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू एरर और फ्रॉड, एंड अ क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ द ऑडिट एविडेंस. तो आंखों में तेल डाल के ऑडिट करना,
Questioning mind, being alert to condition, and critical assessment of the audit evidence. Auditor has to remain alert forever. Challenge the things in the light of the evidence available. कैसे help होगा आपको professional skepticism में audit में? Audit evidence that contradicts other audit evidence, evidence that brings into question the reliability of the document, conditions that may indicate a possible fraud, or the need for audit procedures in addition कि जो ऐसे में बोला है उसके beyond आपको लगता है कि आपने और कुछ checking करना चाहिए. है ना? तो professional skepticism, how does it help you, and what risk is reduced when you maintain the attitude of professional skepticism? The risk of overlooking unusual circumstances, the risk of overgeneralizing, the risk of using the inappropriate assumption, it gets reduced when you maintain the attitude of the प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. ओके राइट. फिर यहाँ पे बात की गई है रिगार्डिंग SA 210 अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट. क्या ऑब्जेक्टिव है? 1 to establish whether the preconditions for an audit are present and that there is a common understanding between the auditor and the management as to the terms of engagement. Preconditions for an audit. क्या precondition है? Giant, महान precondition, महा precondition, acceptability of the AFRF. Acceptability, that whatever AFRF is being used by the management in the preparation of financial statements is that acceptable to the auditor. And once the precondition, the AFRF is acceptable, the acceptability of the AFRF. Once the AFRF is acceptable, then 5 other precondition. Preparation and presentation of financial statements in accordance with AFRF, management your responsibility. Internal control, management your responsibility. To provide the auditor with all information, additional information, unrestricted access, all management's responsibility. है ना? तो 1+5 प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट. फिर उसके बाद प्रिंसिपल कंटेंट, मेन कंटेंट ऑफ एंगेजमेंट लेटर, कि ये तो एंगेजमेंट लेटर में होना ही चाहिए. क्या होना ही चाहिए? ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द AFRF एंड द रेफरेंस टू द expected form and content of the report, यानी कि draft format of the audit report, even that should be given along with the engagement letter itself. Right? Even the draft format of the audit report, that should be given along with the engagement letter itself. Objective and scope of the audit, responsibilities of auditor, responsibilities of management, identification of AFRF and the expected form and content of the report, and the circumstances in which it may differ. The expected form and content of the report. For example of an engagement letter. Okay, right? Then what if the preconditions are not present? You should not accept the audit. फिर आपने engagement letter issue किया और management बोलते हैं कि नहीं, ये terms हमें acceptable नहीं है, हम आपको PPE check करने नहीं दे सकते हैं. तो what to do? Not to accept such a limited engagement as the audit engagement. है ना? तो ये तो प्रायर टू एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस. कभी क्या होता है कि ऑडिट शुरू हो गया, 4-5 दिन या 10 दिन ऑडिट के हो गए और फिर मैनेजमेंट बोलते हैं कि नहीं नहीं, अभी हम कल से आपको इन्वेंट्री नहीं चेक करने दे सकते, है ना? सो आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ द एंगेजमेंट, इफ देयर इज अ चेंज इन द टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट, तो सबसे पहले क्या देखना है? इज देयर एन RJ मतलब क्या? रीजनेबल जस्टिफिकेशन टू डू सो. अगर नो रीजनेबल जस्टिफिकेशन, देन नॉट अग्री टू द चेंज. Now you need to check कि क्या कारण हो गया. Is there a change in circumstances, misunderstanding, restriction on the scope of audit? A change in the circumstances it may be considered as a reasonable basis. So क्या देखना है? Is there a reasonable basis? कि why management, reasonable justification, why management is requesting you to change the terms of engagement. A change may not be considered reasonable if it appears that the information is incorrect, incomplete or unsatisfactory. Right, तो क्या देखना है कि whether there is a reasonable justification to do so. And if there is a reasonable justification, if the auditor concludes that there is a reasonable justification, then he can revise the terms of engagement. And when he issues a new engagement letter, he need not refer to original engagement letter or the procedures that he performed as a part of the original engagement. Right? So if you've issued a new engagement letter, revised engagement letter, you should not refer to the original engagement or any procedures which you performed as a part of the original engagement. Right? So new terms of the engagement. Right? If you are unable to agree with the terms of engagement, okay, there is no reasonable justification, then what to do? Withdraw and again determine your professional legal responsibilities to communicate to TCWG owners or the regulators.
ओके राइट। फिर रिकरिंग ऑडिट, ऐसे तो बोलते हैं कि रिकरिंग ऑडिट में आप सोच सकते हो कि हर साल एंगेजमेंट लेटर फिर से भेजना जरूरी नहीं है, बट देर आर सर्कमस्टांसेस, देर आर फैक्टर्स विच रिक्वायर द ऑडिटर टू रिवाइज द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। क्या फैक्टर्स है? 1 मिसअंडरस्टैंडिंग, 7 चेंजेस। मिसअंडरस्टैंडिंग एज टू दी objective and scope of audit, or 7 changes. क्या 7 changes है? Change in the terms of the engagement, change in the management, change in ownership, change in nature and size, change in legal regulatory framework, change in AFRF, change in other reporting requirement. Right, so 1 misunderstanding and 7 changes. Circumstances which warrant the auditor to issue a new engagement letter in case of recurring audit, है ना। फिर बात होती है SQC1 SA220 audit quality, है ना, quality control for firms that perform audits and reviews of historical financial information and other assurance and related services engagement, है ना। SQC क्या एलिमेंट्स है क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम के? ली है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म, L। E एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस, A एक्सेप्टेंस कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंगेजमेंट, H ह्यूमन रिसोर्सेज, E एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, और फिर उसके बाद लास्ट M है मॉनिटरिंग, है ना। एलिमेंट्स ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, ली हैम। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म, राइट। सो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी गिवन टू द सीनियर मोस्ट पार्टनर, चीफ एग्जीक्यूटिव पार्टनर ऑफिसर, द मैनेजिंग पार्टनर ऑफ द फर्म, राइट। व्हाट दे हैव टू एंश्योर दैट क्वालिटी इज एसेंशियल, है ना। So those people who are made the leader for the purpose of SQC1, they should have the sufficient appropriate experience and authority. So SAEA, sufficient appropriate experience and authority to assume that responsibility, and the firm encourages an inner culture that recognizes the high quality audit work, है ना। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म, पूरे फर्म के लिए किसकी जिम्मेदारी है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजिंग पार्टनर ऑफ द फर्म। एक पर्टिकुलर ऑडिट में किसकी जिम्मेदारी है? SA220 का लीडर कौन है? एंगेजमेंट पार्टनर। तो SQC1 में भी हम ली हम डिस्कस करते हैं, SA220 में भी हम ली हम डिस्कस करते हैं, बट SQC1 में वो डिस्कशन है एट द फर्म लेवल, SA220 में डिस्कशन है एट द ऑडिट लेवल। तो पूरे फर्म के लिए लीडर है CEO मैनेजिंग पार्टनर, एक पर्टिकुलर ऑडिट के लिए लीडर है एंगेजमेंट पार्टनर, ओके, है ना। तो सबसे पहले क्या है? लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर एथिकल रिक्वायरमेंट, एंश्योर कंप्लायंस विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल, इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के लिए क्या करना है? पहले कम्युनिकेट करना है, इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट टू ऑल द फर्म पर्सोनल। फिर क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है, इज देयर एनी थ्रेट। अगर थ्रेट आइडेंटिफाई किया तो एलिमिनेट या रिड्यूस बाय पुटिंग सेफगार्ड। नॉट एबल टू एलिमिनेट रिड्यूस, यू नीड टू विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट। Right, there should be a mechanism in the firm, and at least annually a declaration of independence has to be taken from all the firm personnel, है ना। तो ये क्या हो गया? एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। फिर एक्सेप्टेंस कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, एक्सेप्टेंस फॉर अ न्यू क्लाइंट, कंटिन्यूएंस फॉर एन एग्जिस्टिंग क्लाइंट, वाइटल इंफॉर्मेशन, है ना, वाइटल इंफॉर्मेशन, कि जब मुझे कोई क्लाइंट एक्सेप्ट करना है, कंटिन्यू करना है, सबसे पहले मैंने इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी चाहिए रिगार्डिंग इंटेग्रिटी ऑफ द क्लाइंट। फिर उसके बाद देखना है क्या मेरे पास CCTR है, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, टाइम एंड रिसोर्सेज टू परफॉर्म द एंगेजमेंट, और क्या मेरी फर्म कंप्लाई कर सकती है विद द एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग द इंडिपेंडेंस। तो क्लाइंट का क्या चेक करना है? इंटेग्रिटी। फिर उसके बाद क्या चेक करना है? क्या तुम्हारे पास है CCTR, और क्या तुम कंप्लाई कर सकते हो विद द ERII। ओके, जब क्लाइंट की इंटेग्रिटी चेक करनी है तो विथ रिगार्ड टू द इंटेग्रिटी ऑफ द क्लाइंट आपको क्या चेक करना है? कि क्या मेरा क्लाइंट मिस्टर मैक्रोनिल है ना। आपको क्या चेक करना है? कि क्या मेरा क्लाइंट मिस्टर मैक्रोनिल है। मैक्रोनिल मतलब क्या? कि क्लाइंट इज इन्वॉल्व इन एनी मनी लॉन्ड्रिंग। फिर उसके बाद दी एटीट्यूड ऑफ द प्रिंसिपल ओनर्स। फिर उसके बाद देखना है क्रिमिनल एक्टिविटी, देन द रेपुटेशन ऑफ द क्लाइंट प्रिंसिपल ओनर्स, देन योर नॉलेज विल इंक्रीज विद द ऑनगोइंग रिलेशनशिप, देन द नेचर ऑफ द client's operation, inappropriately limiting the scope of your work or reducing your fee as low as possible, है ना। तो इंटेग्रिटी ऑफ द क्लाइंट। और तुम्हें लगता है कि नहीं ये एंगेजमेंट हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो अगेन व्हेन यू डिसाइड नॉट टू कंटिन्यू विद द एंगेजमेंट, व्हाट यू नीड टू कंसिडर? प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लाइक अगर आप विड्रॉ कर रहे हो तो यू हैव टू इन्फॉर्म टू दी
And then if you resign within 30 days, you have to file the form ADT3 with company ROC. अगर fraud मिला तो आपको central government को report करना है. तो professional legal responsibilities and then the possibility of the withdrawing from the engagement. है ना. तो यहाँ पे पहले vital information, फिर integrity of the client, and then when you want to decline the engagement. ओके फिर नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज कि तुम्हारे फर्म में सफिशिएंट पर्सोनल होने चाहिए विच विल हेल्प यू कंप्लाई विद द PSLR. PSLR मतलब प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड द लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट. और जो भी तुम्हारी फर्म रिपोर्ट इशू करती है वो रिपोर्ट उचित है. द रिपोर्ट्स आर अप्रोप्रिएट इन दी सर्कमस्टांसेस. और फिर यह बात की है डिफरेंट HR इश्यूज के बारे में. So PSLR reports issued are appropriate and the HR issues. फिर engagement performance यानी कि फर्म में होना चाहिए proper DSR, direction, supervision and the review. फिर अगर difficult contentious matters है उनके लिए लेना चाहिए consultation. फिर listed entity audit EQCR compulsory. Others it is left at the discretion of the firm. An objective evaluation of the significant judgments done has to be done by the EQCR before the report is issued. तो तुम्हारे टीम ने तुम्हारे ऑडिट पार्टनर रिपोर्ट साइन करने वाले, टीम ने ऑडिट किया है, पार्टनर रिपोर्ट साइन करने वाले, बट उसके पहले तुम्हारे फर्म के ही किसी और CA को वो फाइल को गो थ्रू करने को बोलना है. उस कंसेप्ट को कहा जाता है EQCR. An objective evaluation of the significant judgments made before the report is issued. Then what are the matters covered in the EQCR review? Right, then again the EQCR fellow should have the sufficient appropriate experience and authority. Agar differences of opinion hai, these need to be resolved either within the firm or by consulting another firm or a professional or a regulatory body. Then assembly of the final audit file or engagement file not more than 60 days. It is the property of the firm and it is to be retained for not less than 7 years. ये तो हम ऐसे 230 में भी पढ़ते हैं. और जो भी ये फर्म का क्वालिटी कंट्रोल का जो सिस्टम है, is it relevant, is it adequate and is it operating effectively? Right, so relevant, adequate and operating effectively. है ना. तो ये है डिस्कशन रिगार्डिंग दी SQC1 क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म. और फिर हम बात करते हैं SA220 क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट. राइट, सो फॉर एन ऑडिट अगेन क्या ऑब्जेक्टिव है कि जो ऑडिट है SQC1 में हम क्या बोलते हैं, फर्म कंप्लाइज विद द PSLR, द फर्म्स रिपोर्ट्स इशूड आर एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस. या हम बोलते हैं द ऑडिट कंप्लाइज विद द PSLR एंड द ऑडिटर्स रिपोर्ट इशूड इज एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस. फिर से बात होती है रिगार्डिंग द लीडर फॉर अ पर्टिकुलर ऑडिट इज द एंगेजमेंट पार्टनर. तो एंगेजमेंट पार्टनर को क्या इंश्योर करना है कि काम किया है एज पर द PSLR, रिपोर्ट्स इशूड आर एप्रोप्रिएट इन दीज सर्कमस्टांसेस, दैट द फर्म कंप्लाइज विद द QCPP एंड दे कैन रेज द कंसर्न्स विदाउट द फियर ऑफ रिप्राइजल एंड फैक्ट दैट क्वालिटी इज एसेंशियल इन परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट. तो आपको एग्जाम में देखना है कि SQC1 का लीडरशिप पूछा है कि SA220 का लीडरशिप पूछा है. फिर कंप्लाई विद द एथिकल रिक्वायरमेंट. फिर एक्सेप्टेंस कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, यू हैव टू ऑब्टेन द वाइटल इंफॉर्मेशन. फिर ह्यूमन रिसोर्सेज, यहाँ पे है असाइनमेंट ऑफ द एंगेजमेंट टीम के कौन से लोग तुम्हारे टीम में होने चाहिए. फिर एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, देयर हैज टू बी DSR, DSP, डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू और डायरेक्शन सुपरविजन परफॉर्मेंस. फिर लिस्टेड एंटिटी ऑडिट EQCR compulsory, right? So whether EQCR is appointed, discuss the significant matters with the EQCR and not to date the audit report until the completion of the EQCR. Differences of opinion to be resolved as per the firm policies and procedures. और finally क्या होना चाहिए, monitoring, कि ये जो भी firm का quality control का system है, is it relevant, adequate and operating effectively. और एंगेजमेंट पार्टनर, इंस्टीट्यूट को बड़ा मजा आता है टू आस्क दिस टाइप ऑफ ऑफ बीट क्वेश्चन, है ना. कि एंगेजमेंट पार्टनर हैज टू डॉक्यूमेंट, क्या डॉक्यूमेंट करना है कि वेदर दे एनी इश्यूज हैव बीन आइडेंटिफाइड विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स, हाउ दे वर रिजॉल्व्ड. कंक्लूजन्स रिगार्डिंग द इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट, यानी कि 2 पॉइंट्स हो गए रिगार्डिंग दी ERII, ethical requirements including independence, acceptance, continuance of the client relationship engagement and the consultation undertaken during the course of the engagement. है ना. So ethical requirements, independence, acceptance, continuance and the consultation. ओके राइट. तो इसके साथ हमारा फिर उसके बाद देखो चैप्टर के एंड में उसका क्वेश्चन बैंक दिया है कि इसके कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं. फिर एक अलग से MCQ का बुकलेट है. तो कंटेंट बहुत है भाई, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा. वही तो सारी बात है जो इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग है, वो सारा कंटेंट है ना. तो
ऑल ऑफ इट इज गिवन ओवर हियर। ठीक है, तो अब हो गया चैप्टर नंबर 1 and 11 तो हो गया, अभी फर्स्ट चैप्टर लास्ट चैप्टर तो हो गया ना। अब बीच में क्या, फिल इन द ब्लैंक्स, टा 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 टा, कैसे, सुन रहे हो ना? थोड़ा बीच में तुम खुद का दिमाग लगा के वीडियो पॉज भी कर सकते हो, जहाँ तुम्हें लगता है अरे यार अभी मैम का तो रिवीजन सुन लिया, अब मैं थोड़ा मेरे हिसाब से रिवाइज कर लूँ, या तुम्हें लगता है नहीं एक बार पूरा ही जो मैम पढ़ा रहे हैं वो सुन लेते हैं उसके बाद रिवाइज करते हैं, ठीक है, बट सोच के करो, बिना सोचे बस फॉलो मत करो, यही मुझे बोलना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड द ऑडिट प्रोग्राम, है ना। तो ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्लान एंड ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, SC 300, planning and audit of the financial statements. And so why planning and audit is necessary? Okay, what are the advantages of the audit planning? And what are the advantages of the audit planning? AAPPEE. Appropriate attention is devoted to important areas of audit. Potential problems are promptly identified. Work is conducted in an efficient, effective manner. फिर selection of team members, फिर उन team members का DSR, और फिर coordinate with the other auditors and the experts. And एग्जाम में तुम्हें दुनिया भर के एडवांटेजेस बताओगे ऑडिट प्लानिंग के, बट अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बस इंस्टीट्यूट के मन की बात आपको एग्जाम में पेपर में लिखनी है। एग्जामिनर की आंखों को ये ही वर्ड चाहिए, खुद के वर्ड में लिखोगे 0, हाफ मार्क, 1 मार्क, 2 मार्क मिलेगा, जिससे एनीवेज 40 नहीं होगा, फिर आएगा वही 23 वाला। कैसे रे 30 मार्क्स MCQ रहता है, उसमें से तो क्या मतलब सर्कल ही करना है? मैम बोले सिर्फ सर्कल नहीं मैम, उसमें सोचना पड़ता है। ठीक है, तो मतलब वहाँ पे 20 तो आने चाहिए ना MCQ में। तुम बोलते मैम हम भी ऐसे ही सोचते हैं कि 20 आना चाहिए, 25 हम तो सोचते 30 ही आ जाए तो क्या बात हो, बट आते नहीं है ना। तो ठीक है, मतलब प्रैक्टिकली सोचो कि 20 तो MCQ में आ जाने चाहिए, फिर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पेपर में 20 लाना भी लाइक इतना डिफिकल्ट है, इतना डिफिकल्ट है, लाइक सीरियसली। बोलते हो मैम आप बोलो ही मत, ऑडिट से ऐसे मोटे मोटे आंसू निकलते हैं ना, ऐसे जैसे इतने बड़े बड़े मोती जैसे वो क्या बोलते हैं, सागर में भी इतने बड़े बड़े मोती नहीं होंगे जो मोती मेरे ऑडिट के पढ़ के निकलते हैं। क्यों? तुम लोग बहुत निग्लेक्ट करते हो ऑडिट को, तुम लोग बहुत हेट करते हो ऑडिट को, तुम लोग बहुत ऑडिट को टेकन फॉर ग्रांटेड करते हो, इसीलिए फिर उसको एकदम ऐसे गुस्सा आ जाता है ना। ठीक है, तो वो मतलब मैंने कितना, मतलब मैं 2009 से पढ़ा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ मैंने कितने, मतलब जिनका अच्छे मार्क्स आते हैं वो तो मैंने बहुत केसेस सुने, बट ऐसे भी कितना सुना है कि बस मेरा इंटर सिर्फ ऑडिट के कारण रह गया है, मेरा फाइनल का ग्रुप 1 सिर्फ ऑडिट के कारण अटक रहा है। मतलब मुझे लगता है ऐसे कैसे हो सकता है? तुम बोलते मैम तुम ऐसे कैसे, दिन मैं सच्ची बोल रही हूँ कि ऐसा कैसे, मतलब कुछ तो गड़बड़ है ही। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते रहे फटाफट। ओके राइट, तो फिर क्या बोला है, ऑडिट इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज ऑफ द ऑडिट, इट इज अ कंटिन्यूअल एंड इटरेटिव प्रोसेस विच बिगिन शॉर्टली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रीवियस ऑडिट एंड बिगिन्स कंटिन्यूज राइट अप टू द कंप्लीशन ऑफ द current audit engagement. And while you're planning the audit, you have to consider a realm of the factors. What are the realm of the factors? Risk assessment procedures and the analytical procedures to be performed as risk assessment procedures. फिर involvement of experts, legal regulatory framework and how the entity is complying with that framework and the determination of materiality. है ना, तो ऑडिट प्लानिंग फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड, realm of factors to be considered, other risk assessment procedures, involvement of experts, analytical procedures to be performed as risk assessment procedures, understanding the legal regulatory framework, how the entity is complying with the framework, determination of materiality. Wonderful. Okay, and then involvement of key engagement team members, yes, should be there to ensure the effective efficient planning process. Can you discuss the elements of the planning with the client? Yes, but not to compromise the effectiveness of the audit. राइट, फिर प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज क्या है कि प्लान करने के पहले भी क्या प्रिलिमिनरी वर्क कंप्लाई करना है, परफॉर्म करना है कि कैन यू कंप्लाई विद द एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस, फिर एक्सेप्टेंस कंटिन्यूएंस ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप एंड देन एस्टैब्लिश द टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट। क्योंकि इन तीनों में से अगर कोई भी आंसर नहीं में आया कि अरे आई कांट कंप्लाई विद एथिकल रिक्वायरमेंट, ओ आई डोंट वांट टू एक्सेप्ट कंटिन्यू दिस क्लाइंट, ओ द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट आर नॉट एक्सेप्टेबल, देन यू आर नॉट गोइंग टू डू द ऑडिट, यू don't need to prepare an audit plan. इसीलिए इनको कहा जाता है preliminary engagement activities.
पहले कि लाइक आपको टाइम टेबल बनाने के पहले सोचना चाहिए कि मेरे को कौन सा अटेम्प्ट लिखना है, मेरे को कितने ग्रुप लिखने हैं, और फिर अकॉर्डिंगली आपको प्लान बनाना है। वो प्रिलिमिनरी वर्क है ना। तो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म क्या है? एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस, एक्सेप्टेंस, कंटिन्यूएंस ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप एंड द टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट, राइट। फिर उसके बाद द एस्टैब्लिश ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड देन डेवलप द ऑडिट प्लान। पहले क्या करना है? एस्टैब्लिश द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी और फिर डेवलप द ऑडिट प्लान। ओके, तो प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज क्या है? एक्सेप्टेंस, कंटिन्यूएंस ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप, एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस एंड अंडरस्टैंड the terms of engagement। फिर establish audit strategy, develop audit plan, गड़बड़ करने का नहीं। establish audit strategy, develop audit plan, audit strategy, what are the advantages of establishing the audit strategy? Assistance for the auditor in determining the nature, timing and extent of the resources and the DSR of the resources. So nature, timing and extent of resources, DSR of the resources. What are the factors to be considered in establishing the audit strategy? SRARE, the characteristics of the engagement that define its scope, then the reporting objectives of the engagement, then it says the results of the preliminary engagement activities, A, then nature, timing and extent of the resources required, that is R, and then professional judgment as to which areas are significant in directing the engagement team efforts, right? So what are the factors to be considered in establishing the overall audit strategy? SRARE, S, scope, S, R, reporting objectives, A, results of PEA, preliminary engagement activities, R, nature, timing and extent of resources, E, effort, professional judgment as to which areas in which significant effort is to be applied by the members of engagement team. So you establish audit strategy, then you develop the audit plan, and now in the description of the audit plan के जो आप audit plan देखोगे उसके description में क्या क्या लिखा हुआ रहना चाहिए? Nature, timing and extent of planned risk assessment procedure, planned further audit procedures and other planned audit procedures to comply with the standards. Okay, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और ऐसे क्वेश्चंस में जब तुम मार्क नहीं ला पाते हो, अरे क्या दुख की बात है, कितना मतलब it's such a regretful matter. Planned risk assessment procedures, planned further audit procedures, other planned audit procedures to comply with the essays. Okay, the relationship between audit strategy, audit plan, it says they are closely interrelated. Change in one may result into a change in other. Audit strategy is broader. Audit scope determines in detail how the strategy is to be implemented. Audit plan is more detailed than the audit strategy, right? So audit plan, audit strategy interrelated. Right? Can you discuss it with the management? Yes, but obviously it is the ultimate responsibility of the auditor. Can you make changes to the planning decisions during the course of the audit? Yes, it says as a result of the unexpected event, change in condition, or the evidence obtained as a result of the audit procedures, or the information comes to the auditor's attention that differs significantly from the information where the auditor which was available with the auditor while planning the audit procedures. So plan changes to audit planning, audit strategy. What does it say? Unexpected event. फिर क्या है? Changes in condition. Then the evidence obtained as a result of the procedures or the information differs significantly from the information which you'd obtained when you planned the audit procedure. ये each लिखना पड़ेगा एग्जाम में, तो each मार्क मिलेगा. I can't speak that way, but yeah, yes, this is what you need to write in your exams. Only then you get the marks. And okay, changes to planning decisions during the course of the audit. Nature, timing and extent of DSR. What is that? SARC. And what is SARC? Size and complexity, area of the audit, RMM and the competence capability. What you need to document? Audit strategy, that is the key decision. Audit plan, that is all the nature, timing and extent of the audit procedures and any changes made to the audit strategy, audit plan, and also the reasons for such changes are required to be documented. Right? The reasons for such changes are to be documented. Right? So that is audit strategy, audit plan. फिर next बात होती है audit program. क्या है audit program? It is a list of examination and verification steps. It is a list of instructions, series of verification procedures to be applied to the items of financial statements for the purpose of obtaining evidence in order to express an opinion on the financial statements.
So it is a list of instructions, series of verification procedures to be applied. Audit program. Right. Then evolving one audit program, we say asambhav. Why? Because businesses vary in the nature, size and composition. Work which is suitable to one may not be suitable to other. Efficiency and operation of internal control and the exact nature of the services to be rendered are factors which vary from assignment to assignment. On account of such variation, one audit program asambhav. Then assistant should be encouraged to keep an open mind. क्या बोलना है उन्हें कि जो भी audit program में बताया गया है, that is the minimum essential work to be performed. Can the audit program be altered? Yes. Anything which is irrelevant may be dropped. Anything which is important may be added to the audit program. Right? So it may be altered. Either you can add something, yes, which is relevant for the concern, or you may drop something. Right? So assistant should be encouraged to keep an open mind. Yes, and keep instructed to note and report all these significant matters coming to his notice. फिर क्या एक 1930 में ऑडिट प्रोग्राम बनाया वो आप 2030 में भी यूज कर सकते हो? नो, देयर हैज टू बी द पीरियोडिक review of the audit program. Otherwise, the auditor will be considered negligent for performing his audit on the basis of the obsolete program. Right? So there has to be the periodic review to remove the inadequacies or the redundancies from the program. But that does not mean that any article can just get up and change the audit program. It should not, no changes should be made to the program unless and until it is not officially changed by the principal. Some people consider this to bring about a rigidity in the program. This is not true because maybe the article does not have that much of understanding okay, why this work is required to be done. Right. फिर एक favorite question ICI का constructing an audit program. For the purpose of the program construction, the following points are to be kept in mind. है ना? तो आप क्यों construct कर रहे हो? To stay. है ना? आप क्यों घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हो? यू वांट टू स्टे इन दैट हाउस. तो ईयर आप ऑडिट प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? स्टे विद इन द स्कोप एंड लिमिटेशन. फिर स्टे विद इन द स्कोप एंड लिमिटेशन. फिर क्या करना है? प्रिपेयर अ रिटन ऑडिट प्रोग्राम. ये रिटन ऑडिट प्रोग्राम में आपने क्या सोचना है कि व्हाट इज द एविडेंस विच इज रीजनेबली अवेलेबल. फिर ये एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए कौन से स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स परफॉर्म करना है, कौन से स्टेप्स एंड प्रोसीजर परफॉर्म करना है, अकॉर्डिंगली द इंस्ट्रक्शंस आर टू बी गिवन. और ये सारा कंस्ट्रक्ट करते वक्त क्या करना है? कंसिडर ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर एंड कोऑर्डिनेट द प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड टू रिलेटेड आइटम्स. है ना? कोऑर्डिनेट द procedures to be applied to the related items. Very important question. तो सबसे पहले stay within the scope and limitation. फिर after staying, what you do? Write an audit program. फिर सोचते what is the evidence which is reasonably available. फिर ये evidence के लिए क्या procedure, वो procedure के लिए क्या instruction. And then it says consider all possibilities of error and coordinate the procedures to be applied to the related item. Okay, then audit program is designed to provide the audit evidence. And what are the ways from the fields from which you can pick up the evidence? Similar to ICAI ORR. And it says documentary examination, physical examination. तो ये हो गया inspection. For statements and explanation from management official employees, inquiry. For statements, explanation of third party, external confirmation, recalculation of a state of internal control, internal check, interrelationship of data, subsidiary memorandum records, minutes, and subsequent action by the client and by others. Okay, तो audit program designed to provide the audit evidence. फिर advantages, disadvantages of the audit program. सबसे important advantage of the audit program, it's like it's instructions given to the members of the engagement team regarding the work to be done. Right, so it gives the total perspective of the work to be done. Because there is total perspective, there is no danger of the ignorance or overlooking. Where you do the selection of the assistants, so responsibility can be fixed. Right, you can also track the progress of the work. It also serves as a record of reference for the future audits. And in case if a charge of negligence is brought against the auditor, the audit program serves as a defense. And so advantages of the audit program: instruction, total perspective, no ignorance overlooking, selection of assistants, responsibility can be fixed, progress of the various audits, future audits, and also if a charge of negligence. Then what are the disadvantages of the audit program? Mechanical work, rigidity. Efficient staff, it kills their initiative, and inefficient staff, they take the shelter under the audit program. So efficient staff, it kills their it kills their initiative, and inefficient staff, they take the shelter under the audit program. And so inefficient staff, they take the shelter under the audit program. Inefficient staff, they take shelter. Efficient staff, it kills their initiative. And how these disadvantages can be eliminated. Okay, and then extract of a sample audit program. Oh my god,
How much time? 1 hour 17 minutes. Okay, and we've completed like 3 chapters revision. Good enough? If you listen to it, it's good enough. If you don't, then what to do then? What to do? Okay, right. So let me do one more chapter with you, and then based on how much you respond to the content on the, what do you say, in the comments and the sharing and the views, you say, ma'am, why would you do that? Or I need to do that nowadays. Now what to tell you? Oh no, ma'am, that's not right. Okay, I'm discussing. No, I'm discussing one more chapter. I would love, in 4 hours, I like discuss all the chapters with you guys. Oh, that's amazing. Oh yeah, this internal control, automated environment, digital audit, ये सब डाला है चैप्टर 3 में. और इसका क्वेश्चन बैंक तो देखो भाई खतरनाक. क्वेश्चन बहुत बार हमें कंटेंट पता होता है, बट वो क्वेश्चन पूछ के पता नहीं चलता कि भाई इसके आगे क्या लिखना है, इसलिए इतना वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मुझे वहाँ लिख के रखना पड़ता है ना. ओके है ना. तो ऑडिट एविडेंस, वील डू कंप्लीशन और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. ओके, वील कम टू चैप्टर नंबर 6. Audit of items of financial statement, and yeah, just after that is audit documentation. Okay, and so audit documentation, let's begin with the definition of audit documentation as per SA 230. It is a record of audit procedures performed, audited evidence obtained and the conclusions reached. This definition is the heartbeat of SA 230. कि नन्हे मुन्ने बच्चे तेरे मुट्ठी में क्या है, तो कोई पूछता है बच्चा तेरे ऑडिट फाइल में क्या है, तो बोलना ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म, ऑडिटेड एविडेंस obtained and the conclusions reached. क्या है ऑडिट फाइल में? ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म, ऑडिट एविडेंस obtained and the conclusions reached. Okay, फिर एग्जांपल्स ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है ना. इट कुड बी पेपर, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और अदर मीडियम. एंड देन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूड्स, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर एंटिटी रिकॉर्ड्स एंड सुपरसीडेड ड्राफ्ट्स need not be included in the audit documentation. It need not be included in the audit documentation. So everybody please tell with me, audit documentation, what is included in audit documentation? It is a record of audit procedures performed, audit evidence obtained and the conclusions reached. The audit procedure performed, audit evidence obtained and the conclusions reached. Okay, then in what file, what records you keep this audit documentation? That is your audit file. Okay, right. Then objective of the auditor. Okay, Q documentation. One, it is the basis. It's a sufficient, appropriate record, right, for the auditor's report. And second, that you did your work as per the standards and the legal regulatory requirement. Right, so nature of audit documentation कि तुम बोलते हो भाई क्यों इतना तुम audit file maintain करते हो. One, it is the basis for conclusion that the overall objective of the auditor has been achieved, and second, that the audit is planned and performed not as I wish but as per the standards and the legal regulatory requirement. So basis for conclusion about the achievement of the overall objective and that the audit was planned and performed in accordance with the standards and the legal regulatory requirement. Then purpose of audit documentation, it helps you to plan, perform the audit, DSR. Then accountability for work done, record of reference for future audits, and internal reviews and external inspection can be done on the basis of the audit documentation. Right, so what does it say? Why audit documentation? It says it helps you to plan, perform the audit, to do the DSR. Then also accountability for work done, reference for future audits. Then the quality control inspections and the external inspection can be done on the basis of the audit documentation. Okay, then form, content and extent. Again same, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरे मुट्ठी में क्या है? Audit procedures performed, audit evidence obtained, conclusions reached. In the audit procedures performed, you have to write down what were the items or matters tested, who performed the work, which date, who reviewed the work, which date. राइट कि क्यों कि एक क्लाइंट की फाइल 2 TB और एक क्लाइंट की फाइल 200 MB की, कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है ना, कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द अमाउंट ऑफ वर्किंग पेपर, कि क्यों एक क्लाइंट का फाइल इतना बड़ा और एक क्लाइंट का फाइल इतना छोटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग है ना. तो क्यों क्लाइंट का फाइल इतना बड़ा है? क्योंकि क्लाइंट बड़ा है.
साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, क्यों फाइल छोटा है, क्लाइंट छोटा है, डिपेंड्स अपॉन द ऑडिट मेथडोलॉजी एंड द टूल्स यूज। फिर से क्या, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरे मुट्ठी में क्या है, प्रोसीजर्स परफॉर्म, एविडेंस ऑब्टेन्ड एंड द कंक्लूजन्स रीच, एंड देन द आरएमएम आइडेंटिफाइड एंड द एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड। जितना ज्यादा आरएमएम उतनी मोटी ऑडिट फाइल, जितने ज्यादा एक्सेप्शन उतनी मोटी ऑडिट फाइल। फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग, कि क्यों भाई एक क्लाइंट का फाइल इतना मोटा, एक क्लाइंट का फाइल इतना छोटा। इस मैम क्लाइंट बड़ा है। ऑडिट मेथडोलॉजी हमने कैट्स यूज किया है, प्रोसीजर्स परफॉर्म, एविडेंस ऑब्टेन, कंक्लूजन्स रीच, आरएमएम आइडेंटिफाइड, एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड। वंडरफुल। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स which give rise to significant risk, then significant difficulty, the documentation of significant matters, यानी कि significant risk, significant difficulty, then results of the audit procedures indicating that financial statements could be materially misstated or auditor's previous risk assessment may need to be revised, and that could result into a modification or inclusion of an emphasis of matter. And so documentation of significant matters. What is significant matter? Significant risk, significant difficulty. फिर उसके बाद the need to modify the opinion why financial statements are materially misstated or your RMM requires the revision, and that leads to modification or the inclusion of an emphasis of matter paragraph. And so documentation of the significant matters, then documentation of the related significant professional judgment. So how do you document your big decision, the rationale for the auditor's conclusion, the basis for the auditor's conclusion for the subjective judgment, and the basis for the auditor's conclusion regarding the authenticity of a document. Right, so rationale for the auditor's conclusion regarding certain information factors, basis for subjective judgment, and basis for the authenticity of the document. Right, then documentation of matters arising after the date of the audit report. That is, say audit report date is 25th April. So after 25th of April, and if that is SA 560, facts that become known to the auditor after the date of the audit report. What is the documentation you need to keep? The circumstances encountered, the new or additional procedures, and the resulting changes. So circumstances, new additional audit procedures, and the resulting changes. Right, so circumstances, new audit procedure, and the resulting changes to the documentation who made them and reviewed. Right, then audit completion memorandum, कि जब audit खत्म होने वाला है, towards the end of the audit आपको एक summary बनानी है. A summary of all the significant matters identified during the audit, उनका क्या किया और इसके बारे में और जानकारी कहाँ मिलेगी. That includes cross references as to where the related information can be found in the audit documentation. So what does it say? Audit completion memorandum. तो पूरा फाइल देखने की जरूरत नहीं, ये audit completion memorandum देख लो, आपको समझ जाएगा कि audit के क्या क्या findings है. What were the significant matters identified, how they were addressed, and that includes the cross references. इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? एफिशिएंट इफेक्टिव रिव्यूज. और अगर कोई ऐसे आप नहीं फॉलो कर पाए तो अगेन वो आप मेंशन कर सकते हो इन द ACM. एंड टाइमली प्रिपरेशन, क्या बोलते हैं कि ऑडिट के आज अगर मैंने डेटर्स का कंप्लीट चेकिंग कंप्लीट किया तो आज ही मैंने डॉक्यूमेंट करना चाहिए. ऐसा नहीं कि मैंने आज चेकिंग कंप्लीट किया डेटर का और मैं 5 दिन के बाद डॉक्यूमेंट कर रही हूँ. तो फिर क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर्ड आफ्टर द ऑडिट वर्क इज परफॉर्म इज लेस एक्यूरेट देन द डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर्ड एट द टाइम व्हेन सच वर्क इज परफॉर्म. तो आज मेरे को ज्यादा याद है क्योंकि मैंने अभी चेक किया तो तुरंत डॉक्यूमेंट कर ली, तो ज्यादा बेटर होगा एज कंपेयर टू के 5 दिन बाद जब मैं डॉक्यूमेंटेशन करूंगी तो वो बोलते हैं दैट विल बी लेस एक्यूरेट, है ना, दैट विल बी लेस एक्यूरेट, है ना. सो देयर हैज टू बी द डॉक्यूमेंटेशन टू बी डन ऑन अ टाइमली बेसिस. फिर असेंबली ऑफ द फाइनल ऑडिट फाइल, इट सेज नॉट मोर देन 60 days after the date of the auditor's report. और ये जो assembly का है, it says it is an administrative process. You cannot draw any new conclusions. You cannot perform any new audit procedures. No new conclusions, no new audit procedure. It is merely administrative in nature. क्या काम आप कर सकते हो? Deleting, discarding superseded documentation, so sorting, collating, cross-referencing the working papers, signing off on the completed checklist, documenting the evidence that has been obtained, discussed and agreed with the relevant members of the engagement team before the date of the audit report. Right, so deleting or discarding the superseded documentation, sorting, collating and cross-referencing the working paper, signing off the completed checklist and documenting the evidence that was already obtained, discussed and agreed with the relevant members of the engagement team before the date of the report.
right? Then not to delete or discard for a period of the 7 years, right? So not less than 7 years. And this documentation, it is the property of the auditor. The auditor may at his discretion make portions or extracts available unless it is, unless it undermine the validity of the work performed or the independence of the auditor or of his personnel. Okay, right, so it really makes a great sense to study this chapter very well, because the input output ratio for this chapter is very good, right? So we've managed to revise chapter number 1, 2, and then after that the chapter 1, 11, and then chapter number 2, and also the chapter number 6. And I've just also in the beginning given you an overview regarding what all chapters and what all are the important topics to study over there. Okay, right, so thank you so much for your patient listening. Wishing you all the very best for your exam. Signing off, Aarti Lahoti. Bye bye.